Hello and very good morning everyone. Today I am going to continue lesson number 19, Nationalist Movement and Achievement of Independence from class 8 subject social science, and this is from history section. In our last video we have discussed about non-cooperation movement, foundation of Swaraj Dal and demands for complete independence in Lahore session. In our today's video, we will start with the civil disobedience movement and we'll cover Gandhi-Irwin Pact, and we'll also cover the beginning of World War II and August Proposal and Pakistan Proposal, Lahore Conference 1940. So let's begin. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन. गांधी जी प्लान टू बिगिन द मूवमेंट विद ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ. अब बहुत दिन से गांधी जी वैसे भी एक मौके की तलाश में थे कि नया मूवमेंट उनको स्टार्ट करना है, तो वो एक बहाना ढूंढ रहे थे. अब क्या हुआ कि उन्होंने आधार बनाया, बेस बनाया सॉल्ट लॉ या नमक कानून को, जो ब्रिटिशर्स ने नया नमक कानून बनाया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हाइक द टैक्स ऑन सॉल्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया क्या था कि नमक के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू परचेज सॉल्ट. और गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था नमक खरीदना. अब बिना नमक के तो कोई काम चलता ही नहीं है, और नमक उन्होंने इतना महंगा कर दिया था कि गरीब बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे. सो गांधी जी ने इसी को अपना बेस बनाया. गांधी जी sent 11 formula demands to the government and urged the government to reduce the tax on salt. तो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे गवर्नमेंट को भेजी और उनको बोला कि आप नमक पर जो आपने टैक्स लगाया है इसको आप कम करिए. When the government denied to concede the demands on 12th March 1930, Gandhiji left the Sabarmati Ashram at Ahmedabad with 78 other members for Dandi, a village on western sea coast of India. लेकिन जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया गांधी जी की बात मानने को, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 अदर मेंबर्स के साथ दांडी के लिए निकल गए. दांडी वेस्टर्न सी कोस्ट के पास एक विलेज था, गांव था. ड्यूरिंग हिज 24 days जर्नी द एंटायर रूट वॉज क्राउडेड विद फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी. और उनकी जो यात्रा थी वो 24 दिन की थी, और जो उनका पूरा रास्ता था वो गांधी जी के पीछे पीछे बहुत सारे लोग रास्ते पर उनके साथ जुड़ने लगे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे चलने लगे. तो मतलब बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल हो गए थे. मैसिव क्राउड्स वेलकम गांधी जी, और बहुत भीड़ उनके साथ चलने लगी, उनका स्वागत करने लगी. ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को या सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया. गांधी जी डिफाइड द गवर्नमेंट बाय पिकिंग up a handful of salt which had been formed by the evaporation of sea water. और गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ दिया था. The defiance of salt law was followed by the spread of civil disobedience movement all over the country. News of the salt satyagraha spread throughout the country and people stopped paying taxes. The breaking of salt law became a symbol of people's defiance of the government. अब नमक कानून को तोड़ने के बाद ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है कंट्री में. और ये जो मूवमेंट है ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैलने लगता है और लोग टैक्स को देना भी स्टॉप कर देते हैं. अब नमक कानून को तोड़ना ऐसा था कि ये लोग बेसिकली गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं. As the disobedience movement gained speed, the government oppression became fierce. Lathi charges and firings were witnessed at several places, and around 1 lakh people were jailed. Many fell victim to the bullets of police. Women actively participated in this movement for the first time. नाउ सी, जैसे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपनी स्पीड को गेन कर रहा था या आगे बढ़ रहा था, उसी प्रकार गवर्नमेंट की जो ऑपरेशन पॉलिसीज़ थी या इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश थी, ये भी उतनी ही स्पीड में बढ़ रही थी. कई जगह इन्होंने लाठी चार्जेस किए, कई जगह इन्होंने फायरिंग करी, और
अराउंड 1 लाख लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। बहुत सारे लोगों को पुलिस की गोलियां भी लगी और इस मूवमेंट में औरतों ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पहली बार। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन May 5, 1930, बट द मूवमेंट वेंट ऑन। अब ये जो मूवमेंट चल रहा था, इस मूवमेंट के इफेक्ट को कम करने के लिए, इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया May 5, 1930 को। लेकिन गांधी जी के अरेस्ट होने के बावजूद भी ये मूवमेंट चलता रहा। द गवर्नमेंट फाइनली फ्रीड गांधी जी ऑन January 26, 1931। फाइनली गवर्नमेंट ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया 26 जनवरी 1931 को, एंड अ पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन वॉज साइंड। और इसके बाद में गांधी जी और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट या पैक्ट साइन हुआ ऑन March 5, 1931, विच इज़ नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। March 5, 1931 को एक पैक्ट साइन हुआ, समझौता हुआ, और इसको हम गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। अंडर द पैक्ट मूवमेंट वॉज पोस्टपोन फॉर सम टाइम। और इस समझौते के अकॉर्डिंग होना क्या था कि ये जो मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना था। गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी ने इस समझौते पर साइन किया, और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में होने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी रेडी हो गए। द गवर्नमेंट रिलीज ऑल द रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम द जेल्स, और गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं गांधी जी की बात मानी और जो भी क्रांतिकारी जेल में बंद थे उन सबको जेल से रिहा कर दिया। In September 1931, Gandhi ji went to England to participate in the second round table conference, और 1931 में सितंबर मंथ में गांधी जी इंग्लैंड गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसको हिंदी में गोलमेज सम्मेलन भी कहा जाता है, तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। द ऑब्स्टिनेट अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड गांधी जी केम बैक टू इंडिया। लेकिन जो ज़िद्दी रवैया था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसकी वजह से ये जो मीटिंग थी ये सक्सेसफुल नहीं हुई, ये एक फेलियर साबित हुई, और उसके बाद में गांधी जी इंडिया वापस आ गए। ही रीस्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद में उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। कम्युनल पंचायत। British Prime Minister MacDonald declared a communal panchayat in 1932, making separate electorate boards for Harijans in India. 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड्स इंडिया के जो हरिजन्स थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बोर्ड्स को डिक्लेयर कर देते हैं। दिस वॉज अ डिप्लोमेटिक मूव बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्लिट द सोसाइटी एंड डिवाइड कास्ट इन इंडिया, और ये इनका एक डिप्लोमेटिक कूटनीति वाला तरीका था कि ये इंडिया को कास्ट के आधार पर डिवाइड करना चाहते थे, बांटना चाहते थे। इट वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर कांग्रेस एंड इंडिया, और इससे कांग्रेस को और इंडिया को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, बहुत नाराज़ थे। गांधी जी वेंट ऑन 21 डेज फास्ट, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस डिसीज़न की वजह से गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट किया। गांधी जी एंड बाबा साहेब अम्बेडकर ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू द कम्युनल पंचायत थ्रू आउट द पूना पैक्ट, और इसी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में भी काफ़ी टेंशन चली, लेकिन फाइनली पूना पैक्ट को साइन करते हुए इन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। द पीरियड बिटवीन 1930 एंड 1934 विटनेस सेवरल इवेंट्स। अब 1930 से लेकर 1934 के बीच में काफ़ी इवेंट्स हुए। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मूव्ड स्मूथली टिल 1932, और 1932 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी अच्छे से चल रहा था, बट आफ्टर दैट इट ऑलमोस्ट लॉस्ट द पर्पस, और इसके बाद में धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगा। अल्टीमेटली इट वॉज विड्रॉन इन 1934, और 1934 में फाइनली गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया इस मूवमेंट को। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। By the 1935 Act, provincial elections were held in 1937. Congress achieved success in 7 provinces out of 11, and the party formed its own governments.
प्रांतीय सरकारों का गठन। 1935 एक्ट के अनुसार 1937 में इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस, और कांग्रेस को सक्सेस मिलती है। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस को जीत मिलती है और कांग्रेस अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करती है। Beginning of World War II. The Second World War broke out on September 1, 1939, where Germany invaded Poland. On September 3, Britain too joined war in favor of Poland. The government of India immediately joined the war without consulting the National Congress. The annoyed congressmen in protest tendered resignations in the 7 provinces. सितंबर 1, 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है। सितंबर 3 को ब्रिटेन भी पोलैंड को फेवर करते हुए वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन कर लेता है और ये इंडिया को भी ज्वाइन करा लेते हैं अपने साथ वॉर में, और बिना किसी की परमिशन लिए हुए। मतलब ना कांग्रेस के लोगों से परमिशन ली जाती है, ना इंडिया में किसी से परमिशन लेते हैं, और इंडियंस को ये वॉर में ज्वाइन करा देते हैं। तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और इसके प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में जो भी 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है तो वहाँ पर ये अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। August Proposal 1940. In October-November 1939, the provincial cabinets tendered their resignations. Despite these, Congress lent its friendly hands towards British government and put the demand of national government in center before the British, but the latter ignored the demand. Lord Linlithgow on August 8, 1940 brought the August proposals in place of the Indian demands. It was repeated in draft of the proposal that India will be granted colonial Swaraj after the war. 1940 में ऑगस्ट प्रपोजल आता है। अक्टूबर नवंबर 1939 में प्रोविंशियल कैबिनेट अपना रेजिग्नेशन पुट कर देते हैं और इसके बावजूद भी कांग्रेस अपना फ्रेंडली हैंड्स, अपने दोस्ती का हाथ ब्रिटिश गवर्नमेंट से बढ़ाते हैं और ये डिमांड रखते हैं कि आप सेंटर में नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करिए। लेकिन ब्रिटिशर्स इस चीज़ को, इस डिमांड को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं और लॉर्ड लिंगलिथगो अगस्त 8, 1940 को एक प्रपोज़ल लाते हैं जो अगस्त प्रपोज़ल कहलाता है। मतलब इंडियन की डिमांड्स को नहीं मानते हैं और ये अपना एक प्रपोज़ल देते हैं और इस प्रपोज़ल में अगेन रिपीट होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया को कॉलोनियल स्वराज दे दिया जाएगा। मतलब कि फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। पाकिस्तान प्रपोजल, लाहौर कॉन्फ्रेंस 1940। On 23rd March 1940, the annual session of Muslim League held in Lahore, and here the proposal for Pakistan was passed. It was said in the proposal that geographically adjacent provinces should be reorganized in a manner so as to create Muslim majority. 1940 में लाहौर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान प्रपोजल पास होता है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन होता है लाहौर में और यहाँ पर पाकिस्तान का प्रपोज़ल पास हो जाता है और ये लोग कहते हैं, इस प्रपोज़ल में कहा जाता है कि इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए जोग्राफिकली एडजेसेंट प्रोविंसेस या जो भी एरियाज़ एक दूसरे से सटे हुए हैं उनको इस तरीके से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी क्रिएट हो जाए। मतलब कि मुस्लिम लोग एक जगह हो जाएं और हिंदू लोग एक तरफ हो जाएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हमारे नेक्स्ट क्लास में वील कवर क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।